हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन है कि एनजीटी क्लियर्स 92,000 करोड़ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इट हैज़ फाउंड नो गुड ग्राउंड टू इंटरफेयर विद द 2022 एनवायरमेंट क्लियरेंस फॉर द प्रोजेक्ट। तो अब ये इसको गो अहेड मिल गया है और इसमें 4 चीज़ है। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, एक एयरपोर्ट है, एक पावर प्लांट है और एक टाउनशिप है। इसको सरकार जो है वो सोच रहा है कि इसको सिंगापुर के मॉडल पे वो मतलब डिज़ाइन होगा। और जो यूजुअली जो होता क्या है कि जो इंडिया में पोर्ट्स है वो ज़्यादा उनका जो कार्गो को हैंडल करने का कैपेसिटी कम है, तो वो लोग यूजुअली कोलंबो आते हैं और उसके बाद छोटे जहाज़ में वो इंडिया आते हैं, तो वो उस चीज़ को टैकल करेंगे। तो फिर लेकिन इसमें जो यूपीएससी के लिए मतलब ये वाला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें यूपीएससी के लिए आप लोगों को जानना चाहिए वो है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार 2 ग्रुप्स हैं, आइलैंड के 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं। देखिए ये वाला जो नॉर्थ में है ये अंडमान है, ब्लैक कर लेते हैं, ये वाला अंडमान है और ये वाला निकोबार है। अब ये दोनों में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं यहाँ का, जहाँ ढेर सारा रेनफॉल होता है, मतलब 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होता है वहाँ पे रेन। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे ढेर सारा नेशनल पार्क्स हैं। सैडल पीक, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, रानी झांसी, माउंट हैरियट, ये सब है अंडमान में। और जो निकोबार है उसमें एक है कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गलाथिया बे नेशनल पार्क। अब जो नेशनल पार्क होता है वो उनको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिलता है, मतलब वो लॉ के तहत है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को भी। उसके अलावा कम्युनिटी रिजर्व है और कंजर्वेशन रिजर्व है। लेकिन यहाँ पे जो कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गलाथिया बे नेशनल पार्क है, इन दोनों को कंबाइन करके बना दिया गया है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? तो ये एक यूनेस्को का प्रोजेक्ट है, उसका मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोजेक्ट है। उसमें फिर वो कॉन्सेप्ट दिया है बायोस्फीयर रिजर्व का। अब लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व हो वो MAB मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को का प्रोग्राम है उसका पार्ट हो। इंडिया में 18 वो है बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन सबके सब उसके पार्ट नहीं है। लेकिन ये जो है ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को MAB का पार्ट है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो अब इसमें ऑब्वियसली उतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसके बाद जंगल कटेंगे, पेड़ कटेंगे, तो फिर मतलब ठीक है, एनवायरनमेंट हार्म होगा। तो 800 आइलैंड है कुछ, और ये डिवाइड करता है, मतलब 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार का 10 डिग्री चैनल उसको डिवाइड करता है। फिर ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब ये नहीं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वो पॉइंट है। लेकिन हॉटस्पॉट जब वो टर्म यूज़ होता है तो वो इस सेंस में यूज़ होता है कि जो उसका बायोडाइवर्सिटी है उसमें लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। तो इंडिया में जैसे वेस्टर्न घाट्स भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस बायोडाइवर्सिटी है, वो है, लेकिन उसके साथ साथ उसका लॉस भी बहुत जल्दी हो रहा है। तो ये कोई ऐसा मतलब प्राउड होने का टर्म नहीं, ये एक काइंड ऑफ रिमाइंडर है कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है। फ्लोरा तो वहाँ पे देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन मतलब जिसको 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन चाहिए, और ये शेड नहीं करते हैं अपने लीव्स। फिर मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, मार्शेज है, मैनग्रोव्स है, कोरल्स है। मॉइस्ट डेसिडियस वैसे होंगे जो 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए इनको, और ये अपना शेड करते हैं लीफ एक पर्टिकुलर सीजन में। मार्शेज और मैनग्रोव्स और कोरल्स ये काइंड ऑफ मतलब मरीन इकोसिस्टम है। और इसमें आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोरल्स होता है, क्योंकि कोरल्स पे कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ आया था कि जो इंडिया का जो कोरल्स है वो बहुत जल्दी वो उसमें ब्लीचिंग हो रहा है। वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लीचिंग क्या होता है, कोरल रीफ्स क्या होता है, कोरल पॉलिप्स क्या होता है, जूज़ैंथेले एल्गी क्या होता है, फौना क्या क्या है वहाँ पे, मतलब जानवर कौन से मिलते हैं। तो डुगोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डुगोंग एक सी मैमल होता है जो सी ग्रास खाता है, ये भी एंडेंजर्ड है। फिर एक इम्पॉर्टेंट है किसमें और ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाकी, निकोबार पिजन। अब निकोबार पिजन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक फ्लाइटलेस बर्ड था डोडो, उसका जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है अभी जो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है वो निकोबार पिजन है यूजुअली। लेकिन देखिए कि अंडमान सब में ये लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई
मतलब एलिमिनेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, यूपीएससी पूछेगा भी नहीं। लेकिन एक डुगोंग्स का यूज़ ये याद रखिएगा, क्योंकि डुगोंग्स जो है ना वो जो गल्फ़ ऑफ मन्नार है वहाँ पे, जैसे ये अगर इंडियन कोस्ट है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये वाला जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार, तो यहाँ पे डुगोंग्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे ट्राइब्स मिलते हैं, जो यहाँ के जो ट्राइब्स है मोस्टली जो आइसोलेटेड है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है। इसमें ग्रेट अंडमानीज होंगे, जारवे, सेंटिनलीज, और निकोबार में निकोबारीज और शॉम्पेन है। तो इन लोगों का एक वो भी है, आर्गुमेंट है कि हम लोगों का जो कुछ दिन पहले हिंदू ने रिपोर्ट भी किया था कि ज़बरदस्ती इनका वो लिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ऑब्जेक्शन इज बेस्ड ऑन अ बैलेंस्ड अप्रोच इज रिक्वायर्ड। इसमें अभी इसमें है या नहीं, इस वाले में था, लेकिन वो उस दिन पूरा रिपोर्ट ही था कि जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल्स हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो कंसेंट है वो ज़बरदस्ती लिया जा रहा है और हमको फोर्स किया जा रहा है कि आप कंसेंट दो। फिर इसका मरीन ये याद रखिएगा, जो मैरीटाइम बाउंड्री है, 3 कंट्रीज़ है, इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड। यहाँ पे हो गया मलेशिया, यहाँ पे हो गया थाईलैंड और यहाँ पे हो गया म्यांमार। तो ये वाला याद रखिएगा, यूपीएससी को ऐसा कुछ कभी कभार फैक्चुअल कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा पूछ देता है। बाकी यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है या क्या है, वो पूछेगा कि ये जो नेशनल पार्क वो दे देगा कि अच्छा गलातिया बे नेशनल पार्क, और उसके बाद उसका क्लाइमेटिक कंडीशन पूछेगा, उसका फ्लोरा के बारे में पूछेगा। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे कैसा फॉरेस्ट मिलता है, कौन सा स्पीशीज़ मिलता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि ये नेशनल पार्क्स का नाम। उसके बाद है एक और न्यूज़ है इसी में, देखिए एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच टू रिव्यू इफ न्यू डेटा लॉ डिलीवर्स अ बॉडी ब्लो टू आरटीआई। जो डीपीडीपी एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 है, विच गिव्स अ ब्लैंकेट बैन ऑन आरटीआई। मतलब वो बोलता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। पहले क्या था, आरटीआई में क्या है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिससे पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है, वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो पब्लिक को मतलब पब्लिक से डोमेन में होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एमपी है उसका एसेट कितना है, या सीएम है उसका एसेट कितना है, तो वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, तो उसको आप आरटीआई कर सकते हो। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मतलब उसका पब्लिक डोमेन में उसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है, तो फिर उसका वो आप उसको डिनाई किया जा सकता है। अभी हिमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप लोग हाई कोर्ट जाओ, बिकॉज इट फाउंड नो गुड रीज़न टू कंसिडर पेटिशंस फॉर अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनटू, मतलब कोई ग्राउंड ही नहीं है आप लोगों का क्रिमिनल प्रोसीडिंग को आप लोग जो बोल रहे हैं इनिशिएट करने के लिए। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम कर रहा है। फिर वोमेंस एंट्री एट सबरीमाला टेम्पल। अब देखिए ये सबरीमाला जजमेंट 2019 में हुआ, 2018 में हुआ था सॉरी। उसके बाद तुरंत ही इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल हो गया। फिर एक 5 जज का बेंच बन गया रिव्यू करने के लिए, तो उसने बोला कि हाँ रिव्यू होगा। फिर उसने 7 बेंच को रेफर, 7 जज बेंच को, तो उसमें एक क्वेश्चन उठा कि ये जो रिव्यू पिटीशन है उसको आप लार्जर बेंच में डाल सकते हो क्या। तो जो 7 बेंच वाला वो बोला कि हाँ भाई हो सकता है। फिर 7 बेंच को 9 जज का बेंच बना दिया। तो अब जो वो 9 जज बेंच है वो 7 अप्रैल से सुनवाई करने वाला है। इसमें मैटर क्या है, पहला तो देखिए जो 9 जज बेंच है वो क्या सुनेगा। तो सबसे पहले तो वो देखेगा, पहले इसके पहले 26 और 25 और 26 देख लीजिए। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ये टर्म याद रखिएगा, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। मतलब केवल ये 3 चीज़ नहीं, जो भी इस पार्ट 3 में दिया हुआ है। ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। फिर बोल रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activities which may be associated with religious practice। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप टेंपल जाते हो कहीं पे और वहाँ पे आपको प्रसाद खरीदने में आपको बोलता है कि पैसे दो मेरे को, तब आप जो मतलब मंदिर में जो प्रसाद मिल रहा है उसके लिए आप पैसे दो, तो वो सरकार उसको रेगुलेट कर सकती है। फिर क्या बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग, मतलब
prevent the state from making any law, providing for social welfare and reform, or the throwing open of Hindu religious institutions of public character to all classes and sections of Hindus. अब ये वाला मेनली जो था वो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम उठा है ये वाला जो टर्म है सेक्शंस ऑफ हिंदूज, इसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं डालें, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि इसमें जो हिंदूज़ है उसमें जैन है, सिख है, बुद्धिस्ट है और हिंदूज तो हैं ही, तो अदर देन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस हिंदूज़ में बाकी सारे रिलीजियस डिनोमिनेशन आते हैं। तो ये दो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, एक मोरालिटी और एक सेक्शंस ऑफ हिंदूज़। उसके बाद 26 क्या बोलता है, देखिए ये इंडिविजुअल राइट है, ये इंडिविजुअल्स के राइट बोलता है कि इंडिविजुअल को क्या राइट है। और आर्टिकल 26 बोलता है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है या रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनका क्या राइट है। तो क्या बोलता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अब ये देखिए यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ यहाँ पे भी है, लेकिन इसको बोल दिया एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, लेकिन यहाँ पे नहीं है ये चीज़, तो बस पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ है, ये भी ध्यान रखिएगा। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। ये देखिए ये जो है ये सबसे बड़ा कंटेंशन है, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। अब ये जो बेंच है 9 जज का, ये सुनेगा, इसके सामने क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला तो है व्हाट इज द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रॉड क्वेश्चन है, सबसे ब्रॉड क्वेश्चन है। What is the scope and extent of judicial review with regard to a religious practice as referred to in 25 Article 25 of the Constitution? जो स्कोप है एंड एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू उस वो किस मतलब उसका एक्सटेंट क्या है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले, आज के समय में तो नहीं, हाइपोथेटिकली अगर होता कि कोई ऐसा ग्रुप है जिसका रिलीजन में है कि हेड हंटिंग होता है, तो क्या उस चीज़ को जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। वो बोलेगा कि नहीं यार ये तो मर्डर नहीं है, ये मेरा रिलीजन है, तो वो वैसा एक क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्ड मोरालिटी, यही इसलिए हम बोले याद रखने कि अंडर आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेदर इट इज मेंट टू इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल फीचर्स है, जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, जो प्रीएम्बल में दिया हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। तो जो इसमें जो आर्टिकल में जो ये जो टर्म यूज़ हो रहा है मोरालिटी, क्या इसमें मतलब मोरालिटी तो एक अगर आप देखिएगा तो एथिकल टर्म है कि मोरल्स, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, तो लेकिन क्या ये जो मोरालिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हम लोग राइट एंड रॉन्ग डिसाइड कर सकते हैं क्या। फिर व्हाट इज द इंटरप्ले बिटवीन द राइट्स ऑफ पर्सन्स अंडर आर्टिकल 25 एंड द राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस अंडर आर्टिकल 26। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सबरीमाला का एक इशू है। क्यों? क्योंकि जो सबरीमाला वाला जो भी लोग हैं, जो वो लॉर्ड अयप्पा को प्रे करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग रिलीजियस एक अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है इट कैन मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, लेकिन आर्टिकल 25 क्या बोल रहा है कि फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। तो अब एक तो मैटर हो गया कि वो मंदिर है, वो एक डिनोमिनेशन बोल रहा है कि हम लोग डिनोमिनेशन है और ये मेरा मंदिर है। कोई आके बोल रहा है कि यार मेरे पास तो मतलब आर्टिकल 25 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो मेरे को उस मंदिर में जाना है, वो बोलेगा नहीं तुम मेरे डिनोमिनेशन के नहीं हो, हम तुमको नहीं जाने देंगे। एक क्वेश्चन ये उठता है। दूसरा कि उस डिनोमिनेशन का एक मेंबर है जो वो डिनोमिनेशन के किसी रूल को निगेट कर रहा है या उसको वायलेट कर रहा है, तब क्या होगा। तो ये एक इशू है। वेदर अ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू अ रिलीजियस डिनोमिनेशन और रिलीजियस ग्रुप कैन क्वेश्चन अ प्रैक्टिस ऑफ दैट रिलीजियस डिनोमिनेशन और रिलीजियस ग्रुप बाय फाइलिंग अ PIL। अभी किसी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हिंदुइज्म में या इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कोई ऐसा रिलीजियस प्रैक्टिस है जो किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो क्या दूसरा कोई आदमी, दूसरे धर्म का आदमी जा सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट की ये वायलेशन ऑफ राइट्स है, मतलब उसका लोकस स्टैंडर्ड है क्या वहाँ पे। Whether the rights of religious denomination under Article 26 of the Constitution are subject to other provisions of Part 3 of the Constitution apart from public order, morality and health। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि subject to public morality to public order, morality and health
ये 3 दे दिया, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन सो एंड सो। तो ये क्या बस 3 ही है क्या, या इसको एक्सपैंड किया जा सकता है? तो ये एक क्वेश्चन है। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन सेक्शंस ऑफ हिंदूज अकरिंग इन आर्टिकल 25(2)(b ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि यहाँ पे जो सेक्शंस ऑफ हिंदूज लिखा हुआ है ये इसमें कौन आता है, इसका मीनिंग क्या है? तो ये 7 सवाल है। इसमें याद रखिएगा कि एक बेसिक सवाल जो पहले वो हो चुका है, डिसाइड हो चुका है कि क्या एक रिव्यू पिटीशन को लार्जर बेंच को रेफ़र किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, लार्जर बेंच को रेफ़र किया जा सकता है। उसके बाद ये 7 ये क्वेश्चंस हैं। इसमें फिर वो भी आता है कि जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, तो वो सब इसी में कवर हो जाएगा। लेकिन वो एक बहुत बड़ा मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इससे इंडिया में जो आर्टिकल 25-26 बहुत नैरोली डिफाइन होगा बाय सुप्रीम कोर्ट, और अगर जजेस को लगा तो ये बहुत ब्रॉडली डिफाइन हो जाएगा। फिर एडिटोरियल में क्या दिया हुआ है, सिटीज ऑफ डेट, अर्बन लोकल बॉडीज नीड मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिफोर दे कैन टैप द मार्केट। अब देखिए कल परसों में क्या हुआ है कि एक अर्बन चैलेंज फंड बना है, जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया अर्बन चैलेंज फंड। वो क्या है, तो टोटल जो इसमें सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा वो 1 लाख करोड़ है। बेसिकली होगा क्या कि The Urban Challenge Fund will leverage market finance, private participation, and citizen-centric reforms for delivery of high-quality infrastructure, urban infrastructure. The fund aims to build resilient, productive, inclusive, climate जो भी, ये बेसिकली बात कर रहा है कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको हम लोग कैसे फाइनेंस करें। तो सरकार ये बोल रही है कि देखो हम लोग 1 लाख करोड़ का एक कॉर्पस बना रहे हैं, बाकी जो भी अर्बन एरियाज़ है वो लोग क्या करेंगे, वो अगर अपना 50% अगर वो जो उनका खर्चा है वो मार्केट से उठा लेते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, तो उसमें हम लोग 25% और देंगे। तो इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या है, A minimum of 50% of the project financing have to be mobilized from market sources, including municipal bonds, bank loans, PPP. The remaining share may be contributed by states, UTs, urban local bodies और other sources. मतलब अगर आप 50% मार्केट से उठा लेते हो तो 25% गवर्नमेंट सेंट्रल यूनियन दे देगा, बाकी का या तो स्टेट देगा, यूटी देगा, या जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो खुद मोबिलाइज करेंगे। फिर जो प्रोजेक्ट होगा कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट होना है, वो एक ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटिटिव चैलेंज मोड से होगा। फिर एक स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑन रिफॉर्म्स अराउंड अक्रॉस अर्बन गवर्नेंस, मार्केट एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड अर्बन प्लानिंग। Private sector participation will be encouraged through structured risk sharing frameworks and benchmark of service delivery standard. ये रिस्क शेयरिंग फ्रेमवर्क क्या है कि देखिए जो प्राइवेट पार्टी आएगा उसको लगेगा कि ऐसे ही जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो हाईवेज होते हैं या ब्रिज होता है, रेलवे लाइंस, ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो बहुत लंबा होता है, 15, 20, 25 साल चलता है। तो उसमें कोई पैसा नहीं डालना चाहता है, क्योंकि बैंक चाहते हैं कि अभी मेरे को मैं लोन दिया है वो फिर लोन मेरे को जल्दी आ जाए ताकि वो फिर दूसरे जगह डाले। तो जब तक उनको एक रिस्क शेयरिंग, मतलब उसको ये नहीं बताया जाएगा कि देखो तुम्हारा अकेले का रिस्क नहीं है, सरकार भी साथ में है, तब तक वो पैसा नहीं लगाएंगे। A dedicated 5,000 crore corpus will enhance the credit worthiness of 4 to 3 cities, including Tier 2 and Tier 3 cities, particularly for first-time access to market finance, positioning urban local bodies as bankable asset class. तो ये इसका वो है जो अर्बन चैलेंज फंड है, उसका सैलिएंट फीचर्स है। इसमें ये याद रखिएगा कि जो फंडिंग मैकेनिज्म है वो मेनली फोकस्ड है प्राइवेट पार्टिसिपेशन पे। फिर प्रोजेक्ट वर्टिकल्स, ये कुछ ऐसा ज्ञान दिया हुआ है कि सिटीज़ एज ग्रोथ हब्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिटी रीजन्स, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक नोड्स, स्पेशल इकोनॉमिक एंड ट्रांजिट प्लानिंग, ग्रीनफील्ड क्या होता है, जो आप स्टार्ट कर रहे हो स्क्रैच से, सेमी ग्रीनफील्ड की कुछ बना हुआ है उसके बाद फिर बना रहे, मॉडिफाई कर रहे, रीडेवलप कर रहे हैं। अर्बन मोबिलिटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, रिन्यूएबल ऑफ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये वाला याद रखिएगा, वाटर एंड सैनिटेशन से भी रिलेटेड है। कवरेज मतलब कौन कौन से सिटीज़ इसमें कवर होंगे, तो जो भी सिटीज़ हैं जिसमें 10 लाख से ज़्यादा वो है लोग हैं,
अकॉर्डिंग टू 2025 एस्टिमेट, ये 2011 सेंसस पे नहीं है, ये वाला याद रखिएगा, ये यहाँ ट्रैप करेगा यूपीएससी। ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कैपिटल्स नॉट कवर्ड अबव, मतलब कोई ऐसा स्टेट होता है या यूनियन टेरिटरी होता है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वो कवर होंगे। मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर, अब ये थोड़ा वो हो गया ना, मतलब क्लैरिटी नहीं है ना यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल सिटीज़ कौन सा होगा। फिर एडिशनली ऑल अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑफ हिली स्टेट्स मतलब जो JNK हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो 7 सिस्टर्स हैं और सिक्किम है। स्मॉलर ULBs विद पॉपुलेशन बिलो 1 लाख विल बी एलिजिबल फॉर सपोर्ट अंडर क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम। क्रेडिट, इसमें नाम ही से पता चल रहा है कि क्रेडिट उधार, रीपेमेंट उसको रीपे करना, गारंटी मतलब कोई उसका गारंटी ले रहा है, और स्कीम है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो कोई भी एक गारंटर होता है, मतलब एक लोन लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है, और गारंटर होता है, वो बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हारे पे ये दिक्कत आता है तो हम इतना ट्राई करेंगे कि इतना पैसा दे दें। अब रीपेमेंट मतलब ये नहीं कि 100% वो दे देगा, वो फिर डिफाइंड होता है पहले ही कि अच्छा तुम्हारा अगर वो नहीं दे पा रहा है तो सब 25% हम दे देंगे, या 7% हम 60% दे देंगे। एक और तरीका होता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर 8% इंटरेस्ट है तो वो बोलेगा, सरकार बोलेगा कि ठीक है जो 2% इंटरेस्ट तुम 6% दो, 2% हम दे देंगे। तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन मेनली यूज़ होता है फार्मर्स के लिए। फिर रिफॉर्म लिंक्ड फंडिंग फ्रेमवर्क, जैसे फंडिंग अंडर ये क्या रिफॉर्म एजेंडा है इनका, तो गवर्नेंस एंड डिजिटल रिफॉर्म्स, मार्केट एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, ऑपरेशनल रिफॉर्म्स फॉर इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी एफिशिएंसी, अर्बन प्लान। बेसिकली ये जो स्कीम है ना, इसमें ढेर सारा बात हुआ है, ये कर देंगे वो कर देंगे, 1 लाख करोड़ रुपया देंगे, ये देखते हैं क्या होता है। और ये जितना भी ये दिया हुआ है स्क्रीनशॉट है, ये PIB से लिया हुआ है। उसमें 1-2 और पॉइंट्स था, वो मेरे को ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो उसको हम वो नहीं किया। आप सर्च करोगे अगर कि अर्बन चैलेंज फंड PIB, तो आपको पूरा पेज मिल जाएगा। उसके बाद फिर ट्रांस अटलांटिक स्ट्रेन्स। अब देखिए क्या हो रहा है, US अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर रहा है दुनिया में, क्योंकि उसको लग रहा है कि आइसोलेट करके उसका फ़ायदा है। EU फंस गया है बीच में, क्योंकि EU डिपेंडेंट था US पे अपने सिक्योरिटी के लिए। तो जर्मनी के जो चांसलर है वो क्या बोल रहे हैं, नो लॉन्गर द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर नो लॉन्गर एग्जिस्ट। क्योंकि जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो बनाया था असल में, जब सोवियत एरा जब ख़त्म हुआ 91 में, उसके बाद जो यूनिपोलर वर्ल्ड बना उसको US ने ही डिज़ाइन किया था। अब US ही उससे वापस जा रहा है, तो उसके कारण जो प्रॉब्लम आ रहा है उसी पे ये दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए, यूरोप को क्या करना चाहिए, यूरोप को। तो UPSC यूजुअली यूरोप पे नहीं पूछेगा, यूरोपियन यूनियन पे नहीं पूछेगा एकदम एग्जैक्टली कि बस यूरोपियन यूनियन पे सवाल है। वो या तो ये पूछेगा कि इन जनरल कि वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चल रहा है, और या वो पूछेगा कि इंडिया EU पे जो US का जो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी अभी है उसमें इंडिया EU में क्या मतलब बात हो रहा है, क्या चल सकता है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडियाज फेडरलिज्म इज इन नीड ऑफ स्ट्रक्चरल रीसेट। इसलिए नहीं बोल रहे कि कोई CM लिखा है, भूल जाइए कौन लिखा है, और इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात कर रहा है, जो सबसे पहला ये पॉइंट उठाते हैं इस आर्टिकल में, वो ये है कि जब इंडिया को क्या बोला जाता है, जैसे कोई बोलता है क्वाजी फेडरल है, कोई बोलता है फेडरल विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, जो भी। तो ये आर्ग्यू कर रहे हैं स्टालिन कि जो जब आज़ाद हुआ देश 1947 में, तब क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बहुत ज़्यादा थे। सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो आपको बाहर की तरफ फेंकता है, और सेंट्रीपिटल होता है जो आपको अंदर की तरफ खींचता है। तो उस समय ढेर सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस थे। ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, the integration of 14 provinces and over 500 princely states, and the pervasive fear that centrifugal forces might threaten national unity। तो इनका बोलना है कि लेकिन धीरे धीरे क्या होना था कि जब वो प्रॉब्लम हटते गया तो फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करके स्टेट्स को में और डिवोल्यूशन होना चाहिए था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर का। लेकिन ये हुआ नहीं, उल्टा क्या हुआ कि और ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेट होने लगा। जैसे फाइनेंस कमीशन का जो ट्रांसफ़र, जो फंड ट्रांसफ़र है, जो ग्रांट्स है, उसको कंडीशनल बना दिया गया, ये करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा।
फिर ढेर सारा स्कीम, मतलब जो जैसा ये लिख रहे हैं कि स्पेस से लेके हेल्थ तक हर चीज़, सेंटर को हर चीज़ में इन्वॉल्व होना है। ढेर सारा मिनिस्ट्री है जो स्टेट्स में भी है, यूनियन में भी है। तो ये सब प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि जो SR बोम्मई केस है 1994 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो फेडरलिज्म है वो एक फंडामेंटल फीचर है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला कि द कोर्ट हेल्ड Federalism, the court held, is a principle rooted in Indian history and diversity, not a matter of administrative convenience. Affirm that states are not mere appendages of the center, कि बस सेंटर का कोई वो ऐसा लगा हुआ चीज़ नहीं है, बट आर सुप्रीम विद इन देयर अलॉटेड स्फीयर्स, कि जो वो जो 7th शेड्यूल में जो पावर उनको दिया गया है स्टेट में, उसमें वो सुप्रीम है। लेकिन अभी क्या, जैसे फार्म लॉ लेके आया तो उसमें क्या हुआ कि उसको असल में एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन उसको लाना था तो वो क्या किया, उसमें कुछ कमोडिटी ट्रेड करके है, तो उस नाम से वो उस पे बिल बना दिया। ऐसे ही ढेर सारा बिल है जो असल में स्टेट का डोमेन है एरियाज, लेकिन उसमें यूनियन उस पर इंक्रोच कर रहा है। तो ये वही बोल रहे हैं कि अब ऐसा समय आ गया है कि जो फेडरल है, उस जो हमारा फेडरलिज्म है उसको ट्रूली फेडरल बनाया जाए, स्टेट्स को काम दिया जाए उनको पावर दिया जाए कि वो जो काम उनका जो जैसे लोकल लेवल पे जो काम होना चाहिए वो लोकल लेवल पे हो, और जो स्टेट है वो ऐसे चीज़ों पे फोकस करे जो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, जैसे सिक्योरिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए स्पेस एक्सप्लोरेशन, उसमें स्टेट क्या करेगा, उसमें सेंटर को ही पावर है, सेंटर के पास रिसोर्सेज हैं। या अगर ऐसा मतलब स्टेट भी कर सकते हैं, लेकिन R&D पे फॉर एग्जांपल AI हो गया जिसमें पैन इंडिया फ्रेमवर्क का ज़रूरत है, उस पर करे सेंटर। इसमें 3 एग्जाम्पल भी ये दिए हैं, ये देखिए तमिलनाडु का नून मील स्कीम, केरला का पब्लिक हेल्थ और लिटरेसी में अचीवमेंट, एंड महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट गारंटी इनिशिएटिव। ये तीनों ऑल बिगैन एज स्टेट एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इन्फॉर्मिंग नेशनल पॉलिसी, मतलब पहले वो स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ, उसके बाद उसको नेशनल। तो ये वो बोल रहे हैं कि आप लोग स्टेट में को पावर दो कि वो जो करना चाहते हैं करे, अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो पूरे स्टेट तो पूरे इंडिया में करो, अगर वो फेल हो जाते हैं तो जो इम्पैक्ट होगा वो लिमिटेड होगा। अभी क्या होता है, अगर कोई नेशनल लेवल पर आप स्कीम लेके आते हो और फेल कर जाता है तो पैसा तो जाता ही है, पूरा जो सिस्टम बना हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जी राम जी बिल जो है, अगर वो फेल हो गया तो पूरा वो मनरेगा का जो स्ट्रक्चर था वो तो आपने बर्बाद कर ही दिया, नया स्ट्रक्चर जो बनाया वो भी बर्बाद हो जाएगा। फिर ये 3 उसका बात करते हैं कमिटीज़ का। एक है PV राजमन्नार जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ही बनाया था, फिर एक सरकारिया कमीशन है और एक पुंची कमीशन है। तो बोल रहे हैं कि ये लोगों ने भी बोला था कि जो फेडरलिज्म है उसको थोड़ा रिफॉर्म करना चाहिए। ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन, अच्छा यहाँ पे एक ये दिया हुआ है बजटरी सिग्नल एज बैंक्स कैन नॉट बेयर इट ऑल। ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं ना कि जो कॉर्पोरेट डेट मार्केट है वो बहुत कम है। कॉर्पोरेट डेट मार्केट क्या होता है, कॉर्पोरेट डेट मतलब उधार, मार्केट मतलब कहाँ से मार्केट जहाँ से वो लोग उधार लेंगे, इसको बेसिकली बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो बोल रहे हैं कि इंडिया में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है ना वो बहुत छोटा है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ GDP, तो साइज ऑफ GDP। तो होता क्या है कि क्योंकि बॉन्ड मार्केट वो उतना डेवलप नहीं है, तो बैंक तो ये क्या करेंगे, जो इंडस्ट्रीज़ है वो जाएगा बैंक में, बैंक वाला तो जो कैपिटल कहीं और यूटिलाइज होना था, जो पैसा कहीं और यूटिलाइज होना था, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंस जाता है जो 15 साल 20 साल 25 साल तक वो लगा रह जाता है। और ऊपर से बैंक्स को रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों बैंक्स ज़्यादा रिस्क फेस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर फेलियर होता है तो वो अमाउंट बड़ा है, वो ज़्यादा फेल करेगा, वो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो सर हैं सौमित्रा बहादुरी, ये क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो इंडिया में अभी ज़रूरत है कि जो डेट मार्केट है, कॉर्पोरेट डेट मार्केट है, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है, उसको एक्सपैंड किया जाए ताकि जो कॉर्पोरेट जो एंटिटीज़ हैं वो मार्केट से पैसा उठाएं रादर देन कि वो बैंक से जाए। अब उसमें क्या आर्ग्यू ये कर रहे हैं, एक डेटा दे रहे हैं कि सिंस 2017, मतलब आज से लगभग 9 साल हो गया, द गवर्नमेंट हैज इंजेक्टेड मोर देन 3.2 लाख करोड़ इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दीज रिकैपिटलाइजेशंस स्टेबलाइज द सिस्टम बट दे ऑल्सो क्वाइटली ट्रांसफर्ड प्राइवेट क्रेडिट लॉसेज
ऑन टू द पब्लिक बैलेंस शीट, मतलब वो हुआ है प्राइवेट का, क्रेडिट जो कॉर्पोरेट है उसका लॉस हुआ है, लेकिन पैसा कौन दे रहा है? सरकार। सरकार को पैसा किसका जा रहा है? जनता का। तो प्राइवेट एक चीज़ को वो पब्लिक कर दे रहा है, मतलब जो उधार एक बंदे का था, उस उधार का जो स्प्रेड हुआ, उसका जो प्रॉब्लम हुआ या उसका जो भी इम्पैक्ट हुआ, वो पूरे पब्लिक पे वो हो गया। मतलब 3.9 जो 2 लाख करोड़ है, अगर वो सोचिए कि वो मार्केट से उठाता तो वो रिस्क उसका होता, उसको अगर वो नहीं दे पाता तो वह इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जाता या उसका प्रोमोटर सरफेसी एक्ट में जाता। लेकिन ये क्या हुआ कि जो 3.2 लाख करोड़ जो मनरेगा को फाइनेंस कर सकता था, डिफेंस को फाइनेंस कर सकता था, वो चला गया बैंक में। अब वो बैंक किस चीज़, उसका बैंक अगर उसको नहीं देगा बैंक को पैसा तो उसका एनपीए बढ़ जाएगा, एनपीए बढ़ेगा तो वो अलग झंझट हो जाएगा। तो ये वो बोल रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट डेट मार्केट है उसको एक्सपैंड करना चाहिए। ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन स्टील, अब ये दोनों जो हैं, एक फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, एक पॉलिसी एनालिस्ट हैं, ये लोग बोल रहे हैं ग्रीन स्टील को वो करने। ग्रीन स्टील क्या होगा? तो नाम से ही है कि जिसका जो अगर आप ग्रीन हाउस एमिशन कट कर रहे हैं उस स्टील के प्रोडक्शन को, तो वो लोग ग्रीन स्टील बोलेंगे। तो बोल रहे हैं कि उसका जो खर्चा है, ऐसा ये आर्ग्यू कर रहे हैं, पहले अपना ही प्रॉब्लम बता रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि लोग बोल रहे हैं कि खर्चा बहुत बैठेगा, फिर ये अपना आर्ग्यूमेंट दिए कि खर्चा कैसे नहीं बैठेगा। सेपरेट क्लासिफिकेशन फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब, ये हम लोग देख चुके हैं कि जो कुछ एक एक्ट लाया था अंग्रेज़ 1871 में, उसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इसमें कुछ लोगों को नोटिफाई कर दिया कि ये जो ट्राइब्स हैं ये वही है, ये मतलब वंश ये चलते ही रहेंगे और ये कल्प्रिट्स ही रहेंगे, क्रिमिनल्स ही हैं, इनका वही काम है। तो 1952 में फिर इनको डीनोटिफाई किया गया, तब से इनका नाम हो गया डीनोटिफाइड ट्राइब्स। फिर ढेर सारे ट्राइब्स थे, अराउंड 1200 ट्राइब्स थे, उसमें से ढेर सारे लोग SC ST OBC में एकोमोडेट कर लिए गए, लेकिन कुछ 267 268 ऐसे कुछ ट्राइब्स हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, जिनको कहीं पे भी अकोमोडेट नहीं किया हुआ है। तो ये लोग जो हैं ये बोल रहे हैं कि हमारा जो सेंसस है उसमें हम लोगों को अलग से एन्यूमरेशन करो। अलग से मतलब यहाँ वो नंबर नहीं दिया हुआ है 267, यहाँ 1200 तो दिया हुआ है, 268 कम्युनिटीज़ हैड रिकमेंडेड, तो 268 लोगों का नहीं हुआ है कम्युनिटीज़ का। तो अलग से मतलब उनको एक अलग कैटेगरी दिया, जैसे SC ST OBC है तो हमें एक अलग कैटेगरी दो, और ये डीनोटिफाइड नाम हमारे पीछे से हटाओ भाई, अच्छा नहीं लग रहा है, कॉलोनियल लेगेसी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़े आज, हाउ डिस्ट्रिक्ट कूलिंग कैन ईज। इसमें क्या कर रहा है, बोल रहा है कि AC वेसी जो है ना ये सब हटा दो और पानी का यूज़ करो कूलिंग में। मतलब वो पूरा सिस्टम बना देंगे, जैसे अभी गैस आपको मिलता है ना कि वो पाइपलाइन बना हुआ है, आप अपना वो स्टोव ऑन करो, जो भी पाइप जो भी ऑन करो और वो लाइटर मारो जल जाएगा। तो वैसा ही आप क्या करोगे कि आपके घर में, आपके बिल्डिंग में वो पाइप लगा देगा जिसमें ठंडा पानी फ्लो करेगा, और वो वो सर्कल, मतलब एक सर्कुलेटरी सिस्टम है कि वो पानी स्टार्ट होगा कहीं से, वो फिर पूरे सिस्टम को ठंडा करके फिर वो वापस चला जाएगा, फिर वो थोड़ा गर्म हो जाएगा क्योंकि उसने हीट ऑब्जॉर्व किया, फिर वहाँ पे उसको कूल किया जाएगा, फिर वो घूम करके वैसे ही सिस्टम में जाएगा और वो ठंडा करते जाएगा सिस्टम को। तो इसका ऑब्वियस फीचर है कि जो मतलब आप बेसिकली समझो कि पानी से इसको ठंडा कर रहा है, ठंडा पानी है वो आपके एरिया में, आपका जो भी रूफ है या आपका वॉल है उसमें आपका पाइप लगा हुआ है, उससे वो पानी गुजर रहा है, और वो जो पूरा आपका सिस्टम है, जो रूम है, घर है, उसको ठंडा कर रहा है। क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम दैट सप्लाइज एयर कंडीशनिंग टू अ क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स लाइक अ शेयर्ड एयर कंडीशनर फॉर एन एंटायर नेबरहुड. Instead of every building running its own chillers or rooftop units, one large plant makes chilled water and sends it through insulated underground pipes to many buildings, much like a public utility such as pipe natural gas. ये क्या टर्म है? इंसुलेटेड मतलब क्या है? इंसुलेटर ऐसा कोई भी चीज़ जो हीट को रिलीज करने से रोकता हो। तो ये बस वो नहीं है कि हीट को रिलीज करने से, हीट को ग्रैस्प करने से भी वो रोक रहा है। फिर inside each building this water passes through heat exchangers, cools the indoor air by absorbing heat, then returns slightly warmer to the central plant where it's cooled again and sent back into the network. उसके बाद फिर ढेर सारा डेटा वेटा दिया हुआ है कि कहाँ पे कितना कम होगा यार, 30 to 50%, 20 to 30% कुछ दिया हुआ है। मेन इसका वो है सिस्टम है कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, ये याद है जब हम देखें डिस्ट्रिक्ट कूलिंग तो मेरे को लगा क्या है, ये पानी से ठंडा कर रहा है चीज़ों को।
और इसमें पानी का वेस्टेज भी नहीं है। इसमें देखो आप जो वेस्ट वाटर है वो यूज़ कर सकते हो, जो ट्रीटेड है जो वाटर, सीवेज का जो ट्रीटमेंट किया हुआ है वो पानी को यूज़ कर सकते हो आप। सुप्रीम कोर्ट ने वही हेमंत बिस्वा शर्मा को बचा लिया। ईसी सस्पेंड 7 बंगाल ऑफिशियल्स, ईसी का अपना चल नहीं रहा है। पन्नून केस में हुआ क्या था, इसमें एक बंदे को पन्नून नाम का उसको मर्डर कर दिया था, तो उसमें अब ये एक बंदे को पकड़ा था, उसने अपने आप को गिल्टी बोल दिया है। जेएंड के प्लान्स हार्नेस मोटर 17, ये पहलगाम के बाद कुछ 17, ये कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि 17 जो कुछ डेस्टिनेशंस को खोला गया, 17 को नहीं खोला गया, वो फिर 17 को खोल दिया। राहुल गांधी बोल रहे हैं एआई जो समिट चल रहा है उसमें ढेर सारे लोगों ने ढेर सारा बात बोला है। ये अच्छा है कि असम का एक कांग्रेस लीडर है, वो बोला कि भाई मेरे को रिज़ाइन करना है, अब बोल रहा है मेरे को टाइम चाहिए सोचने का। टाइम क्या चाहिए भाई। मोदी और मैक्रोन मिलने वाले हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो 25 में एआई समिट हुआ था पेरिस में, उसमें इंडिया को चेयर था। ये इलीगल फायर क्रैकर फैक्ट्री में आग लग गया। अब ये इलीगल है लेकिन ये पूरा कंक्रीट बिल्डिंग में भी बना हुआ है, मतलब क्या ही हो रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, अब इसको न्यूज़ में डाल रहे हैं, बताइए नेशनल न्यूज़पेपर में आ रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। 12 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग 3, उनको ये कुछ दिन पर देखिए एक आया पहले जजमेंट आया कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो आप क्लियरेंस नहीं दे सकते। मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो क्या हुआ कि एक कोई आदमी है वो अपना स्टार्ट कर दिया और 2 महीने 6 महीने 1 साल वो प्रोजेक्ट अपना बन रहा है, उसके बाद एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में गया, बोला भाई मेरे को क्लियरेंस दे दे यार, उसको क्लियरेंस मिल गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत है। फिर एक और जजमेंट आया कि नहीं नहीं, जो एक्स पोस्ट फैक्टो है उसमें उसको अलाउ करना चाहिए, वरना बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। तब अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई वो एक्स पोस्ट फैक्टो जो भी हमने वो बोला है कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलेगा, उसको हम लोग रिव्यू करेंगे। अब ये देखिए जो इकोनॉमिक लॉस वाला आर्ग्यूमेंट है, इसमें तो सिंपल बात है भाई, अगर तुमको इकोनॉमिक लॉस का खतरा है तो पहले ले लो ना जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस। न्यूज़ क्लिक एक वो है ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी, उस पर 184 करोड़ का फाइन लगाया है। ये ट्रेड डेफिसिट, अब ये देखिए NSE गेट्स सेबी नोट फॉर नेचुरल गैस फ्यूचर्स। इसमें फ्यूचर्स क्या होता है, बेसिकली आप एक तरह से बेटिंग है कि फ्यूचर में किसी स्टॉक का प्राइस कितना होगा, ये उस पर कुछ बेस्ड है। इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझिए कि सेबी से रिलेटेड है और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, उतना काफ़ी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन करके एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, लेकिन सिंपल सा सवाल था, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था। फिर ये बीएनपी हो रहा है। ये एक कुछ पॉजिटिव बात है कि हसीनाज प्रेजेंस विल नॉट बी अ डिटरेंट टू इंडियन टाइज। ईरान और यूएस अपना लड़ रहे हैं दोनों। एक साइंस में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सिंगल जीनोम एडिटिंग स्ट्रेटजी कैन हेल्प ट्रीट मल्टीपल डिसऑर्डर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जीन होता है, डीएनए में जीन होता है, जीन से आपको एमिनो एसिड बनता है और एमिनो एसिड आपको प्रोटीन बनाता है। 3 जीन जब मिलेगा तो वो एक कोडॉन बनाएगा, तो उसको एक बोलता है नॉनसेंस म्यूटेशन। इसका नाम ही है नॉनसेंस, म्यूटेशन का नाम ही है नॉनसेंस। उसमें क्या होता है कि वो एक स्टॉप सिग्नल दे देता है जो प्रोटीन से जो एमिनो एसिड सिंथेसिस। ये कुछ दिन पहले भी हम लोग एक टॉपिक पे पढ़े थे कि ये क्या हो रहा है कि जब वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पहले एमिनो एसिड सिंथेसिस के लिए वो जो चल रहा है वो प्रोसेस, वो क्या करेगा, जीन उसको स्टॉप सिग्नल दे देगा, मतलब कि हो गया अब आगे नहीं बनाना है एमिनो एसिड, तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो बॉडी को हार्म होगा। तो साइंटिस्ट लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले हम लोग क्या सोच रहे थे कि हर डिजीज़ के लिए अलग अलग जीनोम एडिटिंग करेंगे, कि ये बीमारी हो गया तो इसके लिए पहले जीन एडिटिंग करो, वो बीमारी हो गया तो उसके लिए करो। अब ये लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो कोडॉन है जो स्टॉप सिग्नल दे रहा है उसको हम लोग एडिट कर देंगे कि जो सेल है उस स्टॉप सिग्नल को इग्नोर करके जो एमिनो एसिड को वो बना रहा था वो बनाए और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। बस इतना ही है। वैसे बाद में इसका ढेर सारा पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे होता है, ये कुछ पढ़ने का उतना ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझिए कि नॉनसेंस म्यूटेशन, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम ही है नॉनसेंस म्यूटेशन।
तो और एक प्रोसेस का नाम दिया हुआ है प्राइम एडिटिंग मीडिएटेड रीड थ्रू ऑफ प्रीमेचर। को इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है। नॉनसेंस म्यूटेशन याद रखिएगा, कोडॉन याद रखिएगा कि 3 जीन जब मिलते हैं तो उसको कोडॉन बोलते हैं। स्टॉप सिग्नल क्या होता है कि जो अमीनो एसिड बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, उसको रोकने के लिए। अब देखिए अगर स्टॉप सिग्नल नहीं है तो वो भी हार्म हो जाएगा, वो फिर कैंसर बन सकता है। वो क्यों? क्योंकि वो बिना मतलब का प्रोटीन बना रहा है, सेल बनेगा, वो समझ रहे ना, तो वो भी गलत है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पे रुक गया तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अमित शाह साहब हैं, डिस्प्यूट ओवर एडमिट कार्ड रिजॉल्व, केजरीवाल से सो दिया, नीतीश गवर्नमेंट। ये 10,000 रुपये अब ट्रांसफ़र हो रहा है। ये जो स्टेट फाइनेंस है और जो स्टेट का डेट है और स्टेट का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इस पे ज़रूर सवाल आएगा क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहा है। और फाइनेंस कमीशन ने भी इस पे अभी बोला है कि भाई इसको कंट्रोल करने का ज़रूरत है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो है ना, ये बंदा ये डुबाएगा कांग्रेस और मनिकम टैगोर, ये डुबाएंगे कांग्रेस और डीएमके का। डीएमके वांट्स कांग्रेस टू रीन इन मनिकम बिफोर एनी सीट शेयरिंग टॉक्स। हिमाचल गवर्नर, महाराष्ट्र बजट सेशन 15,000 टन्स ऑफ कॉर्न। अब ये फेटल क्रैश एक्सपोजेस लीगल गैप इन एक्सीडेंट कंपनसेशन। बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर कोई गाड़ी आपको मतलब आपको नहीं मतलब इन जनरल उसका एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, तब क्या होगा? दूसरा कि जो ड्राइवर है वो बिना किसी चीज़ के इंश्योरेंस ये वो सब बिना कुछ छोड़ के मर जाता है जो ड्राइव कर रहा है, तब क्या होगा? बस वही लूप होल क्रिएट हो रहा है। डेथ सेंटेंस, केरला गवर्नमेंट रिकैलिब्रेट्स, ये वही है जो रिकैलिब्रेट्स वाला है ना, ये सबरीमाला वाले का है। ओनली स्टालिन कैन यूनाइटेड, ये सुब्रमण्यम, इनका नाम क्या है, मनी शंकर अय्यर, ये बेचारे इनको साइडलाइन कर दिया गया है कांग्रेस में। बस आज के लिए इतना ही है, कल का फिर कल देखते हैं। थैंक यू।